एक बार फिर आपका स्वागत कहानी कुर्सी की में मैं हूं सौरभ। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर जी हैं। खबरों में आइए बात करते हैं बिहार से जुड़ी कुछ खबरों की। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको मैं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो एआई जनरेटेड एक वीडियो बनाया था, उस पर तंज कसा था नरेंद्र मोदी पर। उस वीडियो पर अब पटना हाईकोर्ट की फटकार भी लगी है और आदेश आया है, सख्त आदेश। हाईकोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म से कांग्रेस पार्टी ये वीडियो हटा दे। ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है। बिहार कांग्रेस ने अभी चंद दिनों पहले ही खास तौर पर एक्स पर, ट्विटर जिसको पहले हम कहते थे, उस पर ये वीडियो अपलोड किया था। इसको बीजेपी ने कहा था कि ये नरेंद्र मोदी की मां का दूसरी बार अपमान कर रही है कांग्रेस पार्टी। पहले उनके मंच से गाली दी गई थी प्रधानमंत्री और उनकी स्वर्गीय मां को, और अब ये ऐसा वीडियो बनाया जिसमें वो महिला जो अब यहां नहीं है, उस महिला का एक काल्पनिक संवाद एआई से बना करके वो अपने बेटे को क्या कह रही है, ऐसा करके उन्होंने वीडियो डाला था। अब हाईकोर्ट में ये मामला पहुंचा और हाईकोर्ट ने कहा कि ये वीडियो तुरंत हटाया जाए और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। कांग्रेस पार्टी को इस पर कोई खेद नहीं हुआ था। जब कहा गया कि कहा जा रहा है आपने अपमान एक बार फिर किया है मोदी जी की माता जी का, तो उन्होंने कहा इसमें कोई कौन सी अपमान की बात है। एक मां अपने बेटे को नसीहत दे रही है, हमने तो केवल ये दिखाया। इसके बाद हाईकोर्ट का ये कहना कि ये वीडियो जो है इसको हटाया जाना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत सख्त संदेश है और एक एम्बैरेसमेंट भी है। 10 सितंबर को ये एआई जनरेटेड वीडियो शेयर किया गया था। वीडियो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को लेकर एक काल्पनिक संवाद था। बिहार के कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी की मां प्रधानमंत्री को सुनाती हैं, ताना देती हैं, और इस तरीके से उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कांग्रेस पार्टी ने कि प्राइम मिनिस्टर अपनी माता जी को कथित गाली दिए जाने का मुद्दा चुनाव में उठा रहे हैं, तो वो उनको चुनाव में इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस तरीके से उस वीडियो को बनाया गया था। लेकिन अब सर हाईकोर्ट की आ गई, फटकार आ गई। तो मैंने तो उस दिन भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी की माता जी को या किसी की भी माता जी को, वो जीवित हो या ना हो, इस तरह के चुनाव प्रचार में घसीटना बिल्कुल अनुचित है, गलत है और ये नहीं करना चाहिए। कौन दे रहा है ये सलाह सब कांग्रेस पार्टी? अब जो भी दे रहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने भी सलाह दी है उसने, कहते हैं ना कि वो पैर कुल्हाड़ी पे मार रहा या कुल्हाड़ी पे पैर रख दिया, इस तरह का। भाई आप प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर, सरकार के फैसलों पर हमला करिए, अपने मुद्दे उठाइए, आपको जो अर्थव्यवस्था को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर, तमाम सारे मुद्दों पर जो कहना कहिए। लेकिन उसमें अच्छा वो मसला भी खत्म हो गया था। वो जो गाली वाला मसला था उस पर केस हो गया, पकड़ लिया गया, प्रधानमंत्री जी बोल लिए, बीजेपी ने बंद भी कर दिया, सब हो गया। उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ गई थी। अब आपने फिर उसको वीडियो निकाल करके जो है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसकी कोई आवश्यकता थी। और उसके बाद उस पर तो एफआईआर भी हो गई है कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल को लेकर दिल्ली में किसी पुलिस स्टेशन पे, और दूसरा जो है दिल्ली में भी एफआईआर हुई, दिल्ली में हुई है, और पटना हाईकोर्ट का फैसला भी आ गया। 36 सेकंड का वीडियो था ये, जिसमें लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि एक तरह से ये है फैसला जरूर कांग्रेस के उसके खिलाफ है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों को इससे सबक लेना चाहिए कि कल को किसी और के माताजी पर या पिताजी पर या भाई पर या बाबा पर या किसी पर इस तरह का कोई एआई जैसे वीडियो जारी करके उनका अपमान न किया जाए। भले हाईकोर्ट ने फैसला खाली एक संदर्भ में दिया है, लेकिन ये सबक सारे राजनीतिक दलों के लिए है कि प्रचार में आप इस तरह की ओछी हरकत का इस्तेमाल न करें। कम से कम परिवारों को बख्श दो, परिवारों को बख्श सभी लोग। बिल्कुल। परिवार अगर राजनीति में होगा तो हो सकता है नहीं, उसकी राजनीति में हमला करो ना। मतलब राजनीति में लोग इसके जवाब में क्या कहा कांग्रेस ने कि मोदी जी भी तो नेहरू जी के लिए इतना बोलते हैं। हाँ, तो जवाहरलाल नेहरू राजनीति में थे, राजीव गांधी राजनीति में, सोनिया गांधी राजनीति में, हीराबेन थोड़ी राजनीति में थी। समस्या ये है कि नरेंद्र मोदी जी की माँ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, उनकी माँ को आप राजनीति में घसीट रहे हो। अब नरेंद्र मोदी की राजनीति पे आप एआई वीडियो बना के डालें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है आपको। फिर मैं एक्चुअली अब इसके बाद जो मेरा एक है कि अगर राजनीति में भी है तो भी उनके व्यक्तिगत चीजों पर हमला नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं बाकी आप उनकी पॉलिटिक्स में हमला करिए, उनके फैसले में हमला करिए। कांग्रेस जैसी पार्टी और सोशल मीडिया पर लगभग बराबरी की टक्कर देती है कांग्रेस, सोशल मीडिया पर तो देती है, वहां पर इस किस्म का प्रयोग करना, ये कैसे एक मेन स्ट्रीम पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी सोच सकती है? किसने सुझाया, किसने अप्रूव किया बगैर ये सोचे कि इसका क्या परिणाम हो सकता है? त्रिपाठी जी देखिए, मैं अभी जो लेटेस्ट था, जो वोट चोरी वाला वीडियो डाला है कांग्रेस पार्टी ने, मैं उसके नीचे चला गया। मैं आप लोगों को कहूँगा, चूँकि आपने अच्छा किया ये विषय आज ला दिया, और कई बार कांग्रेस के लोग इसको बड़े गर्व से बताते हैं बड़ा कि अरे देखो हमारे नेता को ज़्यादा देखा जाता है, ज़्यादा कमेंट आते हैं। 70% लोग वोट चोरी पर राहुल गांधी के लिए उल्टा लिख रहे हैं। कांग्रेस के ही हैंडल पर
जो वोट चोरी का वीडियो राहुल गांधी ने डाला हुआ है उसी पर वो लोग उल्टा लिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो आपका इंप्रेशन जाता है ना, वहां ये थोड़ी ना होता है कि ये खराब बोल रहा है, वो तो ये जाता है कि कोई एक व्यक्ति बोल रहा है, एक और इंप्रेशन है। तो ठीक है, आपको मिल तो रहा है, लेकिन अंत में उसका परिणाम क्या है? 30% में आप सिमट जा रहे हैं। 30% को अच्छा लग रहा होगा, वो बहुत उत्तेजित है, बहुत आक्रामक है, बहुत उल जुलूल बातें कर रहा है, लेकिन क्या वो लोगों का मन बदलने में कामयाब हो रहा है क्या? तो मुझे लगता है कि वो नहीं हो रहा, और कांग्रेस के नेताओं को ये सोचना चाहिए। और मैं भी खोज रहा था, हालांकि वो देख नहीं पाया, मैं पता नहीं वो अभी वीडियो हटाया उन्होंने या नहीं हटा लिया। अभी आदेश आया घंटा भर पहले। ये भी एक चीज है ना, क्योंकि कई बार होता क्या है कि उसको बढ़ाने का दूसरा तरीका निकालते हैं। नहीं, अब वो वीडियो तो हटाना ही पड़ेगा, कम से वो कम हटाना कांग्रेस को अपने हैंडल से लेकिन हटाना मुझे पड़ेगा। लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जो भी सलाहकार हैं, विशेष करके सोशल मीडिया वाले, वो निगेटिव ब्रांडिंग पे ज्यादा काम कर रहे हैं। यही मेरा प्रश्न भी था सर। बिल्कुल ठीक बात है। सोशल मीडिया पर वैसे ज़्यादातर राजनीतिक दल नेगेटिव ब्रांडिंग का ही काम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नेगेटिव ब्रांडिंग को भी पर्सनल लेवल पर ले जाना सबसे खतरनाक मैं उसको समझता हूँ। और कांग्रेस के लिए तो मैं ये उम्मीद ही नहीं कर रहा था, मतलब कांग्रेस की वजह से नहीं, कि उससे पहले वो जो गाली वाला प्रकरण हुआ था जी, वो बड़ी मुश्किल से सुलझा था एक तरह से, समझिए जो भी हुआ उसको कि वो ख़त्म नहीं हुआ कि उसके बाद आप दूसरे उसी से जुड़ा हुए मसले पर आ गए। तो इसको मैं अपनी तरफ से तो राजनीतिक समझदारी नहीं मानता, कांग्रेस ने तो की होगी कि कोई समझदारी के हिसाब से भी जो किया होगा, बहुत विद्वान आदमी बैठा होगा, विद्वान आदमी कोई बैठा होगा, क्योंकि उससे थोड़े दिन पहले ही तो वो गाली को लेकर बात हुई थी। तो लगता है कि भाई अब तो थोड़ा संभल कर चलें, अक्सर ये माना जाता है कि भाई अब ठीक है। और उसके तुरंत बाद आप फिर माताजी को लेकर गाली देकर आ गए, तो वीडियो लेकर आ गए, तो वो बेहतर बात नहीं है। और एक और समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में आप कोई भी सोशल मीडिया पर जाएं, आम आदमी जो है ना, माँ को, पिता को, परिवार को लेकर है ना बहुत सेंसिटिव होता है। वो कभी भी उन नेगेटिव चीज़ों को लेकर बहुत आपको कोई फायदा देगा ऐसा मैं नहीं समझता। सौरभ, आज तक कांग्रेस के नेता सोनिया जी की उस बयान को किसने वो लाइन डाली थी मौत के सौदागर वाली, कोई बताने को तैयार नहीं है, वो करने को तैयार नहीं है। हर आदमी उससे बचता है कि नहीं हमें नहीं पता। आज तक ओनरशिप कोई नहीं, किसी नहीं करता। मतलब जिनके बारे में कहा था भाषण लिखते थे वो भी कहते हैं कि नहीं। साहब जरा बिहार में तेजस्वी यादव की यात्रा की हम लोग बात कर लेते हैं, वहां से कुछ एक्सक्लूसिव चीजें आपको आप दिखाएंगे निकल के जो आई हैं। बिहार अधिकार यात्रा पर निकले, दूसरा दिन है उसका। इस यात्रा के जरिए वो महागठबंधन में अपना कद बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं, इनफैक्ट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि मैं ही हूं लीडर। चुनाव से पहले ही वहां गठबंधन में सीएम और डिप्टी सीएम पद को लेकर भी खींचतान शुरू हो गई है। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर साफ साफ बात की और महागठबंधन में सीएम पद की उम्मीदवारी पर खुलकर दावेदारी ठोकी। इसके साथ ही डिप्टी सीएम की बात पर भी तेजस्वी यादव ने एक बड़ा इशारा दिया है। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्रा को दिए इस इंटरव्यू में तेजस्वी ने और क्या इंपॉर्टेंट बातें कही, आप सुनिए। एनडीए नेताओं का बयान आपने सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने नाम बदल दिया यात्रा का। यदि वो उसी यात्रा का एक्सटेंशन था तो नाम क्यों बदला, बिहार अधिकार यात्रा। और वो ये भी कह रहे हैं कि चूंकि कांग्रेस से तलखी बढ़ गई है सीट शेयरिंग को लेकर, आपके मुख्यमंत्री के तौर पर आपको प्रोजेक्ट नहीं किया, इसलिए ये सब आप कर रहे हैं। ये बेकार की बात है। बीजेपी क्या है? रूमर फ्लोटिंग सेंटर, झूठ, बड़का झूठा पार्टी, जुमलों की बारिश करना, नफरत, हिंसा, घृणा, द्वेष, नकारात्मक राजनीति, मुद्दा नहीं मुर्दों की बात करते हैं। असल में भाजपा को दर्द होता है जब तेजस्वी या विपक्ष के नेता सड़कों पे रहते हैं। तो अब उनके पेट में मड़ोड़ हो रहा है, हाथ पैर फूल रहा है, तो वो जाने, हमको क्या, हम अपना काम कर रहे हैं। इस बार आप उन मुद्दों को रख रहे हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। पिछली बार सिर्फ वोट चोरी का मुद्दा था, क्या आपको लगता है कि वो गलती हुई? एक जगह भी SIR की जब हम लोग बात कर रहे थे, प्रोसेस की बात कर रहे थे, कहीं भी अगर हमने मुद्दों की बात नहीं की हो तो वो वीडियो क्लिप हमको ला के दे दीजिए। हर जगह मुद्दे की बात हुई है। नकलची सरकार बोला है, नकल करी मेरी योजना को, ये भी बात का है। हमने अपने काम को भी गिनाया कि हमने 5 लाख नौकरियां दी, हमने पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की भी बात की और वोट चोरी की भी बात की, और अभी भी कर रहे हैं। हमारी जो मांगे थी वो पूरी हो गई। आधार को जोड़ दिया गया है 12वीं डॉक्यूमेंट में। जो ट्रांसपेरेंसी की बात थी, 65 लाख विथ रीजनिंग जो है नाम क्यों काटा है, आप बताइए लोगों को, वो बता दिया गया। तो अब ये मुद्दा खत्म है आपके लिए? हम लोगों की नजर है ना भाई, अभी फ्रेश वोटर लिस्ट बनेगा उसमें देखेंगे ना। कोई शक नहीं है कि बिहार में महागठबंधन में आपसे बड़ा चेहरा कोई नहीं है। बावजूद आखिर क्या वजह है
कि कांग्रेस पार्टी ने अब तक जो है नहीं कहा है मुख्यमंत्री पद का चेहरा आपको, क्या ये रणनीति है या कुछ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? जनता मालिक है, आप जनता से जाके पूछिए किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। दूसरी बात, आप देखिएगा कि ये हमारा महागठबंधन है और यहाँ सीएम पद को लेकर के कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक बात तय हुई है कि भाई जब सीटें जब तय हो जाएंगी तब नाम बता दिया जाएगा, तो इसमें हड़बड़ी किस बात की? 10 दिन और इंतज़ार कर ले लो, 15 दिन और इंतज़ार कर ले लो, क्या फ़र्क है? लेकिन एनडीए के लोग ज़्यादा चिंतित तेजस्वी के लिए ना हो। तेजस्वी तो आएगा ही आएगा, लेकिन तुम तो नीतीश जी को भगाने के मूड में है भाजपा के लोग। अमित शाह जी ने तो कह दिया चुनाव के बाद जो कौन होगा उस समय बताएगा। खबरें भी अक्सर आ रही हैं कि वीआईपी की तरफ से दबाव है 60 सीटों का, डिप्टी सीएम का माले जो है ज़्यादा सीटें मांग रही है, क्या वाकई ऐसा कुछ है या सब कुछ आसानी से हो जाएगा? सब कुछ बहुत ही स्मूथ तरीके से चल रहा है, ठोक ठका करके चल रहा है, एक एक चीज़ डिटेल में बात की जा रही है। हमारे यहाँ वो दिक्कत नहीं जो एनडीए के हैं। अच्छा, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे, क्या इस तरह की कोई बात हो गई थी? वो बार बार कह रहे हैं। आप एक बात समझो, अगर होंगे तो हमको क्या आपत्ति है या किसी और को क्या आपत्ति हो सकती है हमारे गठबंधन में? आखिरी सवाल, शुरू में ऐसा लग रहा था कि आप लोगों को नुकसान होगा, एनडीए को भी होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है एनडीए के नेता भी परेशान है कि पीके उनको नुकसान पहुंचा देंगे। ये आपके लिए अच्छा है? बहुत लोगों का चुनाव के बाद दुकान बंद हो जाएगा, कहाँ चिंता में है। दुकान बंद हो जाता है चुनाव के बाद, नई नई पार्टियां आती हैं, होने दीजिए, मेहनत करने दीजिए। उम्मीद करेंगे कि सदैव जो है जिंदगी भर बिना स्वार्थ के मेहनत करते रहे, जनता की सेवा करते रहे। तो ये तेजस्वी यादव से उनके वो जो बसनुमा रथ है या रथनुमा बस कहना चाहिए, उस पर इंटरव्यू किया नीतीश चंद्रा ने। 2 बातें इंपॉर्टेंट उन्होंने देखिए कही हैं। सीएम पद को लेकर पहले कहा जनता से पूछ लीजिए, तो आप खुद कह रहे हैं भाई और कौन, मैं नहीं तो और कौन, जनता से पूछ लो। ये हुआ, कांग्रेस क्यों नहीं कह रही? तो उन्होंने कहा 10 दिन में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, उसके बाद सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। अब वो खुद ये कह रहे हैं कि ये सीट बंटवारे की वजह से कांग्रेस पार्टी उनका नाम नहीं लेना चाहती। हालांकि गठबंधन की गरिमा उन्होंने रखी, कोई ऐसी कोई बात कांग्रेस का नाम लेकर के उन्होंने नहीं की, लेकिन इशारा साफ था कि कांग्रेस दबाव बना रही है सीटों का, बाकी तय तो है ही कि हम ही हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार, और कौन। नहीं, देखिए तेजस्वी जी की तरफ से तो इसमें कोई भ्रम की बात न होनी चाहिए, न है। लेकिन इतनी मशक्कत के बाद भी क्या राहुल गांधी इतना नहीं कर सकते थे? कहीं तो एक जगह कहीं बोल देते, चलते चलाते बोल देते कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। असली संकट वहां है ना, इनकी तरफ से सवाल पूछने में कहां मुश्किल होगी। और देखिए डिप्टी सीएम के भी सवाल पर वो कोई सीधा जवाब नहीं दिया उन्होंने। उनका बन जाएंगे तो किसको क्या दिक्कत है? भाई बन क्या जाएंगे, आप बताइए ना कि बने कि ना बने। तो मुझे लगता है द्वंद्व बहुत ज्यादा है, मुश्किल बहुत ज्यादा है, और ये पूरी अधिकार यात्रा ही बताती है कि राहुल गांधी छवि निर्माण यात्रा के जवाब में ये हो रहा है, कांग्रेस से गुस्से में ये हो रहा है। और अब वहां से रिपोर्ट आए तो और समझ में आए कि लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं। क्या कांग्रेस के लोग, जैसे राष्ट्रीय जनता दल के लोग शामिल हुए, तो वो इसमें शामिल हो रहे हैं या नहीं शामिल हो रहे हैं? अभी तक तो ये आरजेडी का एक सोलो इनिशिएटिव दिखाई दे रहा है। आरजेडी के लिए 2 लेवल पर थोड़ी सी दिक्कत है, या नेगोशिएशन आप कह लीजिए, उनको जो करनी पड़ेगी। पहला, सीट बंटवारा। कांग्रेस सीटों में बहुत दबाव डाल रही है, खास तौर पर ऐसी सीटें चाहती हैं जहां विनेबल पोजीशन भी हो, जो जीती भी जा सके। ऐसा नहीं कि आपने कोई ऐसी सीट दे दी जहां पर 30 साल से कभी कोई जीता ही नहीं है आरजेडी का या कांग्रेस का आदमी, तो वो ऐसी सीट चाहते हैं थोड़ी मुफीद भी हो। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से इसको सीट बंटवारे पर टाल दिया, सीएम फेस की बात को, तो कौन सा बिहार में कांग्रेस और आरजेडी बराबर बराबर सीटों पर जड़ने जा रही है? भाई अभी खबर आ रही है कि 145 कुछ सीटों पर शायद आरजेडी लड़ेगी, बिल्कुल। कांग्रेस जो है वो शायद 60 सीटों तक चुनाव लड़ेगी, समीर जी। लेकिन उनको ये मालूम है कि ये बात मुझे कांग्रेस के मुंह से कहलवानी तो पड़ेगी कि हाँ तेजस्वी सीएम फेस है। निश्चित रूप से, और ये उन्होंने कोशिश भी की थी। मतलब मुझे लग रहा था कि जब वोट अधिकार यात्रा जब निकाली थी और जब राहुल गांधी से पूछा गया, तो मुझे लगता है कि उस समय तेजस्वी को और आरजेडी को उम्मीद होगी कि राहुल गांधी तेजस्वी का नाम मुख्यमंत्री के रूप में कहेंगे कि भाई तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। राहुल गांधी ने उस बात का जिक्र नहीं किया। उसके बाद बिहार में कांग्रेस में जो प्रभारी है कृष्णा अल्लारू ने कह दिया कि चुनाव के बाद तय किया जाएगा। बाकी अब तमाम कांग्रेस के नेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय तेजस्वी इस बात को लेकर, जिसे कहते हैं ना कि आर पार की लड़ाई कांग्रेस से नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा भाई अभी 10 दिन का समय है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन
का, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई अभी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की है। तेजस्वी इस बात को जानते हैं कि भाई मुख्यमंत्री तो मैं ही बनने वाला हूं, अभी घोषणा नहीं होगी, चुनाव परिणाम आने के बाद बहुमत हमारे पक्ष में आएगा तो मुख्यमंत्री तो मैं ही हूंगा, बिना आरजेडी के कांग्रेस मुख्यमंत्री बना नहीं सकती। ये तय है और सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी की आने वाली है। उनके ऊपर डिप्टी सीएम का पद देने का भी दबाव होगा। हाँ, तो डिप्टी सीएम को तो उन्होंने बोल दिया कि भाई हमें क्या आपत्ति, मुख्यमंत्री बनेंगे, और डिप्टी सीएम तो अगर लगा कितनी सीटें अगर वीआईपी की आती तो बना देंगे, कांग्रेस की आएगी तो कांग्रेस के जो राजेश राम उन्होंने बना देंगे। दिखाता हूं और इस यात्रा के ऊपर प्रशांत किशोर की बात आप जरा सुनिए। उन्होंने एक अलग वजह बताई कि क्यों ये यात्रा जो है निकालनी पड़ रही है तेजस्वी यादव को। सुनिए कि ये जनता की ताकत है, जन स्वराज की ताकत है कि हर नेता को अब जातीय समीकरण छोड़कर जनता के पास आना पड़ेगा, जनता की बात सुननी पड़ेगी, जनता से लूटा हुआ पैसा वापस करना होगा, जो तिजोरी में पैसा रखे हुए हैं जनता का वो पैसा जनता को वापस देना पड़ेगा। सर आपके फेवरेट पीके बोलूं पांडे जी बोलूं वो कह रहे हैं हमारी वजह से तेजस्वी को भी सड़क पर आना तो पड़ा, ये तो ये कहाँ निकलते थे बाहर घर से। नहीं, ठीक बात है, प्रशांत किशोर खुद सड़क पर निकले हुए हैं और लगातार काम कर रहे हैं। तेजस्वी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रशांत जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशांत जी एक महत्वपूर्ण भूमिका में तो आ ही गए ना यहाँ पर इस चुनाव में। पिछली बार कोई नहीं था, कांग्रेस और मतलब कांग्रेस आरजेडी के साथ साथ जो एनडीए का गठबंधन था उसमें लड़ाई हो रही थी, और वो यदि ताकत से लड़ाई लड़ते हैं तो उनके किसी दोनों गठबंधन में से किसी को भी अटका सकते हैं। ये स्थिति अभी दिखाई दे रही है, तो उनका ठीक है कि वो कितना कर पा रहे हैं कितना नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसी बात करना ठीक है कि क्या है उनकी वजह से आ गए, अब कौन कौन उनकी वजह से आ गए हैं, कौन कौन उनकी वजह से नहीं आए, कौन कौन रह जाएंगे हाँ, के बाद तो वो भी खबर होगी। वो भी खबर होगी। सर एक खबर और है, आज बिहार जा रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह और उनका दौरा बड़ा महत्वपूर्ण है। आज रात 8 बजे वो पटना पहुंचेंगे, फिर पटना में ही वो आज रात रुकेंगे। कल 2 बैठकों में अमित शाह भाग लेंगे, एक बैठक डेहरी ऑन सोन में होगी, दूसरी बेगूसराय में वो बैठक करेंगे। इन दोनों बैठकों में पार्टी के सीनियर नेता, विधायक और संगठन के लोग जो हैं कार्यकर्ता वो मौजूद रहेंगे और संबंधित जिलों के प्रभारी भी होंगे। चुनाव तैयारियों की समीक्षा की जाएगी और ये वो बेल्ट खास तौर पर है शाहबाद मगध एरिया की, जहां पर एनडीए मजबूत नहीं है, खासकर बीजेपी इस इलाके में मजबूत नहीं है। 2020 के चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए ये एरियाज बड़े कमजोर साबित हुए थे। उन्हीं जगहों को चिन्हित किया है अमित शाह ने, जहां वो आज जा रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की शाहबाद की 22 सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। महागठबंधन को 19 सीटें, बसपा को 1 सीट मिली थी। लोकसभा चुनाव में शाहबाद में बक्सर, आरा, काराकाट, सासाराम की लोकसभा सीट पर एनडीए कोई कमाल नहीं कर पाया था। कमजोर जगह पर अमित शाह का दौरा है। नहीं, ये तो अमित शाह की रणनीति हमेशा रहती है भाई भारतीय जनता पार्टी की, कि जो कमजोर उनके पॉइंट्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उनको सफलता भी मिलती है। कि जो कमज़ोर इलाके हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी का आधार कमज़ोर है, कार्यकर्ताओं की टीम कमज़ोर है, चुनाव जीतने में मुश्किल आती है, वहाँ पर फोकस करते हैं। क्योंकि जो मजबूत जगह हैं वहाँ तो उनको मालूम है कि थोड़ा बहुत अंतर आगे पीछे होगा लेकिन सीट तो निकल ही जाएगी। अब 20-25 हज़ार से अगर कोई सीट जीते हैं तो अगर ज़्यादा हुआ तो 15,000 से आप जीत जाएंगे। लेकिन जहाँ आप जीतने की स्थिति में है, मान लीजिए 2,000 से हार चुके हैं, 3,000 से हार गए हैं या लगातार कम मार्जिन से हारते रहे हैं, तो उसको कमज़ोर मान करके उसमें फोकस करना ये एक उनकी सदियों या अच्छी रणनीति है। मुझे लगता है कि कोई भी समझदार राजनेता जो है वो कमज़ोर उस पर ज़्यादा ध्यान देते। देखिए इम्तिहान कितना इन्वॉल्वमेंट ये चुनाव बिहार का जो है स्ट्रेटेजी के तौर पर क्या अमित शाह का प्रोजेक्ट है? बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल अमित शाह का प्रोजेक्ट जो है पहली बार नहीं, अमित शाह का प्रोजेक्ट 2015 में भी था, अलग 2015 में भूपेंद्र यादव इसके सीधे इंचार्ज थे। 2020 में अमित शाह जी ने बहुत पूरी भूमिका निभाई थी और इस बार तो अमित शाह जी के ही पूरे उस पर है चुनाव। मोदी जी प्रचार करेंगे लेकिन स्ट्रेटजी पूरी अमित शाह की होगी। ये बिहार का चुनाव जो है तो मान के चलिए। तेजस्वी वाले मैं एक बात जरूर कहना चाह रहा था कि देखिए मुख्यमंत्री महागठबंधन को बहुमत मिलने पर तेजस्वी होंगे, इसमें कोई, जब अगर वो 145 सीटें लड़ेंगे तो कौन कहेगा मुख्यमंत्री नहीं होंगे। लेकिन कांग्रेस की कोशिश ये है कि सीटें ज़्यादा जीत करके अपने किसी नेता को उप मुख्यमंत्री बनाने और होगा यही समझौता। जब होगा तो लेन देन में यही होगा। और डिप्टी सीएम की बात आई तो कांग्रेस अपना